गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समायोजन क्या है, एडजस्टमेंट किसे कहते हैं और ये क्यों किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और ये जो समायोजन है उसका कैसे प्रभाव पड़ता है इसके भी बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग जानते हो अभी तक आपने वित्तीय विवरण मतलब कि अंतिम खाते, व्यापार खाता, लाभानी खाता एवं चिट्ठा बनाया था। परंतु हमेशा क्या होता है कि चिट्ठा ये सभी अंतिम खाते बनाते समय बहुत सारे ऐसे व्यवहार रहते हैं जो लिखने से छूट जाते हैं या तो जिन्हें कुछ व्यवहारों को पूर्ण करना बाकी होता है। तो ऐसे जो छूटे हुए व्यवहार है, गलत व्यवहार है, उनका संशोधन करते हुए आपको अंतिम खाते बनाने पड़ते हैं। तो उसी को ही हम एडजस्टमेंट अर्थात समायोजन करके कहते हैं। तो अभी समायोजन का आशय पहले देखते हैं कि हम व्यापार के वास्तविक परिणाम तथा आर्थिक स्थिति के सही मूल्यांकन के लिए हमें यह आवश्यक है कि जो भी संबंधित अवधि है, जो भी निर्धारित अवधि है, उसमें हुए समस्त व्यवहारों को अंतिम खाते में हम शामिल करते हैं। और इसके अभाव में अंतिम खातों से मिलने वाली जानकारियां जो है वह भ्रामक एवं असत्य होती है। अर्थात सभी व्यवहारों को हमें अंतिम खाते में शामिल करना होता है। कुछ व्यवहार व्यापार खाते में शामिल होते हैं, कुछ व्यवहार लाभानी खाते में शामिल होते हैं और कुछ व्यवहार दायित्व और संपत्ति के बारे में आपको सूचनाएं देते हैं। तो वही जो भी समायोजन है, एडजस्टमेंट जो है, उसका शाब्दिक अर्थ है ठीक से बिठाना अर्थात व्यवस्थित करना। अर्थात एक विशेष अवधि में जो भी छूटे हुए व्यवहारों को लिखना है, या तो अपूर्ण लेखों को पूर्ण करना है, या तो जो असंबंधित व्यवहारों को अलग करना है, या तो त्रुटियों का सुधार करना, उसी को ही हम समायोजन कहते हैं। और अवधि की समाप्ति पर जो भी हमारा जो अवधि हम निश्चित करते हैं वो 1 वर्ष के लिए रहता है। जैसे कि आपने वर्ष प्रारंभ किया 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर को वर्ष समाप्त हो जाएगा। आप अगर वित्तीय वर्ष शुरुआत करते हो 1 अप्रैल से, तो वर्ष समाप्त होगा 31 मार्च को। तो जो भी निर्धारित अवधि है उस अवधि की समाप्ति पर किस प्रकार के व्यवहार छूटे हुए हैं, या तो अपूर्ण व्यवहार है, या तो असंबंधित व्यवहार है, या तो कौन कौन सी त्रुटियां हैं, उनको सुधार कर जब आप जो वित्तीय विवरण बनाओगे तभी आपको सही आर्थिक स्थिति और सही वास्तविक परिणामों का पता चलेगा। और इसीलिए ही उन्हीं को ही सभी व्यवहारों को व्यवस्थित करना, सही ढंग से अपने जगह पर बिठाना, तो उसी को ही हम कहेंगे समायोजन अर्थात एडजस्टमेंट। तो ये जो समायोजन है, प्रमुख समायोजन जो रहते हैं वित्तीय विवरण बनाते समय, तो उसमें करीबन 13 समायोजन है। जैसे कि अंतिम रहतिया, इसका अध्ययन आप कर चुके हो। तलपट के नीचे पहली सूचना जो रहती है वह अंतिम रहतिया की रहती है और इसका अध्ययन आपने कर चुका है, क्योंकि यह जो अंतिम रहतिया मतलब कि वर्ष के अंत में बिना बिका हुआ जो माल है, शेष जो माल है, वही है अंतिम रहतिया। और इस अंतिम रहतियों को हम व्यापार खाते के क्रेडिट में लिखते हैं और संपत्ति पक्ष में ही लिखते हैं। तो यह समायोजन आपने जो वित्तीय विवरण अभी बनाए थे इसके पहले, तो उसमें अंतिम रहतिये को प्रभावित कर लिया था। अंतिम रहतिये के अलावा और भी जो समायोजन रहते हैं, जैसे कि अदत्त व्यय मतलब कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस, उपार्जित आय, एक्रूड इनकम्स, अग्रिम प्राप्त आय या तो अनुपार्जित आय, उसे इनकम रिसीव इन एडवांस या तो अनअर्न्ड इनकम करके बोलेंगे। फिर है मूल्यह्रास, डिप्रेशिएशन, साथ में डूबत ऋण मतलब कि बैड डेब्ट या तो अशुद्ध ऋण करके भी इसे बोल सकते हो। फिर है डूबत ऋण के लिए आयोजन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, अशुद्ध ऋण के लिए संचय भी इसे बोल सकते हो। फिर देनदारों पर छूट, लेनदारों पर छूट, पूंजी और आहरण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, और भी कुछ अन्य छूटे हुए समायोजन है। तो ये सभी प्रमुख समायोजन है और इसी का ही अध्ययन हम इस पाठ के अंतर्गत करने वाले हैं। तो सबसे पहला समायोजन अंतिम रहतिया, जिसका अध्ययन आप कर चुके हो, फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो ये जो अंतिम रहतिया जो है, ये वर्ष के अंत में न बिके हुए माल को ही हम अंतिम रहतिया या तो अंतिम स्कंध अर्थात क्लोजिंग स्टॉक करके कहते हैं। और व्यापारिक परिणामों की सही जानकारी लेने के लिए, साथ में आर्थिक स्थिति का सही परिणाम प्राप्त करने के लिए अंतिम रहतिये को मूल्यांकित करके इसे आपको अंतिम खातों में लिखना पड़ता है। अंतिम रहतिये का जो मूल्यांकन होता है वह सामान्यतः लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य, इन दोनों में जो मूल्य कम है उसी पर ही किया जाता है।
तो ये जो अंतिम रहते का मूल्यांकन कर लेने के बाद इसका लेखा करने के लिए आपको जो प्रविष्टि करनी पड़ती है वह प्रविष्टि रहती है अंतिम रहतिया खाता डेबिट व्यापार खाते से। तो इस प्रकार की प्रविष्टि अंतिम रहतिये की सूचना के लिए दी जाती है और इसी प्रविष्टि का प्रभाव अंतिम रहतिया खाता डेबिट है, मतलब कि संपत्ति बन गई है और इसलिए इसको संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है और साथ में व्यापार का सही सकल लाभ को ज्ञात करने के लिए इसे व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से अंतिम रहतिये का प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद सेकंड जो समायोजन है वह है अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ऐसे समस्त व्यय जिनकी सेवाएं तो प्राप्त कर ली है परंतु उसका भुगतान अभी तक आपने नहीं किया है, उसी को ही हम अदत्त व्यय अर्थात बकाया व्यय कहते हैं। जो भी व्यय चुकाना बाकी है उसको हम अदत्त व्यय कहेंगे। जैसे कि मजदूरी, किराया, वेतन, इनका भुगतान आपने नहीं किया है, अभी तक करना चाहिए था आपको परंतु आपने अभी तक नहीं किया है, तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे, अदत्त व्यय कह के बोलेंगे। और इसीलिए ही इसे अंतिम खाते बनाने के पहले इसका भी लेखा करना आवश्यक होता है। तो अदत्त व्यय के लिए जो समायोजन प्रविष्टि हम करते हैं तो जो भी व्यय है जैसे कि मजदूरी है या तो वेतन है तो उस मजदूरी या वेतन का खाता डेबिट होगा, अदत्त मजदूरी या अदत्त वेतन खाते से ऐसी प्रविष्टि होगी। अर्थात व्यय खाता डेबिट अदत्त व्यय खाते से यह प्रविष्टि होगी। और आप लोग जानते हो व्यय सभी व्यय डेबिट में रहते हैं, लाभ हानि खाते के डेबिट में या तो व्यापार खाते में शामिल होने वाला मद है तो व्यापार खाते में डेबिट में इसका प्रभाव होगा। अदत्त को उस संबंधित मद में जोड़ दिया जाएगा और ये दायित्व होता है क्योंकि आपने अभी जो जिम्मेदारी थी आपकी व्यय चुकाने की वह आपने पूर्ण नहीं की है, इसलिए भविष्य में तो यह व्यय आपको चुकाना ही पड़ेगा और इसी कारण से आपका दायित्व बढ़ेगा। और इसी कारण से अदत्त व्यय जो है वह चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा और इसे व्यापार या तो लाभ हानि खाते में जो भी मद से संबंधित है ये व्यय उसमें जोड़कर लिखा जाएगा। तो यह जो अदत्त व्यय है एक व्यक्तिगत खाता है और यदि मानो कि तलपट में अदत्त व्यय दिया हुआ है तो इसे केवल चिट्ठे में ही दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से अदत्त व्यय के बारे में सूचना। अभी अगला जो समायोजन है वह है पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय का मतलब है कि जो भी आपने व्ययों की रकम पहले से ही चुकाई है तो उसको हम पूर्वदत्त व्यय करके कहेंगे। तो व्यापार में कभी कभी किसी व्यय की राशि का भुगतान आप अधिक मात्रा में कर देते हो और ऐसे व्यय की राशि चालू वित्तीय वर्ष के साथ साथ आगामी वर्ष की कुछ अवधि के लिए भी पर्याप्त होती है तो उसे हम पूर्वदत्त व्यय कहेंगे। अर्थात भुगतान की गई व्यय की राशि में जिस राशि का संबंध आगामी मतलब कि भविष्य के समय के लिए रहता है तो उस व्यय की राशि को हम पूर्वदत्त व्यय करके कहते हैं। अर्थात चालू वर्ष में चुकाए गए ऐसे व्यय जो आगामी वर्ष से संबंधित हो पूर्वदत्त व्यय कहे जाते हैं। इसको असमाप्त व्यय या तो अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। और इस प्रकार के व्ययों के जो उदाहरण होते हैं वैसे जैसे कि बीमा, कर, किराया, टेलीफोन व्यय, तो ये सभी क्या है, ये पूर्वदत्त व्यय के उदाहरण है। अर्थात आप बीमा प्रीमियम जो पहले से चुकाते हो, कर जो है वह भी प्रीपेड हो सकता है, पहले से चुकाया गया, किराया तो आप हमेशा एडवांस में ही चुकाते हो, प्रीपेड उसी को बोलेंगे। फिर टेलीफोन व्यय वगैरह है ये भी क्या होता है, प्रीपेड बैलेंस आप लोग डालते हो, ठीक है। तो इसी टाइप से जो व्यय है उसको हम पूर्वदत्त व्यय कहेंगे। अर्थात आपने सेवा लेने के पहले ही जो भी व्यय चुका दिए हो वही है पूर्वदत्त व्यय। तो इस प्रकार के व्ययों के लिए प्रविष्टि जो होती है समायोजन प्रविष्टि वह है पूर्वदत्त व्यय खाता डेबिट व्यय खाते से। जो भी व्यय आपने पूर्वदत्त चुकाया है मतलब कि पहले से चुका दिया है तो उसका खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और संबंधित जो व्यय है वह क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि आपको आज ही वह व्यय चुकाना नहीं चाहिए था, आपने चुका दिया है, रकम पहले से चुका दी है और इसी कारण से पूर्वदत्त व्यय खाता डेबिट होगा और व्यय में से यह रकम आपको घटाकर दिखानी पड़ती है और इसलिए व्यय खाते से करके लिखेंगे क्योंकि ये जो आपने पहले से जो रकम चुकाई है उसका संबंध निश्चित जो निर्धारित अवधि है उस अवधि से नहीं है बल्कि भविष्यकालीन अवधि से है और इसीलिए व्यय में से उस मद को, उस व्यय की रकम को घटाना पड़ेगा जितना भी आपने पहले से चुका दिया है, प्रीपेड जितना भी किए है उसको। तो ये जो प्रविष्टि होती है पूर्वदत्त व्यय खाता डेबिट व्यय खाते से।
अभी इसके पूर्वदत्त व्यय के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु जो है वह है कि पूर्वदत्त व्यय भी क्या है, व्यक्तिगत खाता है। पूर्वदत्त व्यय की राशि को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में संबंधित व्यय में से घटाई जाएगी और इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाएगा। और यदि पूर्वदत्त व्यय को तलपट में ही दिया हुआ है तो इसे केवल संपत्ति के चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ही लिखना चाहिए। तो इस प्रकार से पूर्वदत्त व्यय के बारे में आपको ध्यान रखना है कि पूर्वदत्त मतलब कि पहले से चुकाए गए व्यय, और अदत्त का मतलब है कि जो व्यय चुकाने बाकी है। तो इस प्रकार से इन दो शब्दों में अंतर है। अदत्त को हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं और पूर्वदत्त को हम प्रीपेड करके कहते हैं। तो इस प्रकार से अदत्त एवं पूर्वदत्त व्यय के लिए सूचनाएं कंप्लीट। फिर उसके बाद अभी इन दोनों में अंतर क्या है उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो अदत्त व्यय पूर्वदत्त व्यय में जो अंतर है, तो अदत्त व्यय चिट्ठे में दायित्व पक्ष की ओर लिखे जाएंगे, पूर्वदत्त व्यय चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखे जाएंगे। अदत्त व्यय व्यापार या तो लाभ हानि खाते में संबंधित मद से संबंधित रहेंगे और उन्हें जोड़कर दिखाया जाता है, और पूर्वदत्त व्ययों को व्यापार या तो लाभ हानि खाते के संबंधित व्यय में से घटाकर दिखाया जाएगा। समायोजन करते समय जो भी संबंधित व्यय है उसका खाता क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, और अदत्त व्यय खाते को हम क्रेडिट करते हैं समायोजन प्रविष्टि में। परंतु पूर्वदत्त व्यय की जो समायोजन प्रविष्टि होती है उसमें पूर्वदत्त व्यय खाता डेबिट और व्यय खाते से करके प्रविष्टि होती है। संबंध जो होता है, अदत्त व्यय का संबंध चालू वर्ष से होता है, मतलब कि अभी आपको चुकाना चाहिए था परंतु नहीं चुकाया है, इसलिए अदत्त व्यय का संबंध चालू वर्ष से है। पूर्वदत्त व्यय का संबंध आगामी मतलब कि अगले वर्ष से है। और भुगतान जो है, अदत्त व्यय में व्ययों का भुगतान करना बाकी रहता है, और पूर्वदत्त व्यय में क्या होता है, ये जो व्ययों का भुगतान हम पहले से ही कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अदत्त व्यय और पूर्वदत्त व्यय में अंतर है, इस अंतर पर भी आपको ध्यान देना है। अभी आगे का समायोजन है उपार्जित आय। तो उपार्जित आय एक्रूड इनकम, उपार्जित मतलब कि अप्राप्त भी हम इसको बोल सकते हैं, अप्राप्त आय, अर्थात आपने सेवाएं तो दी है परंतु आपको जो आय प्राप्त होना चाहिए था वह आपको प्राप्त नहीं हुई है, तो उसी को हम उपार्जित आय या तो अप्राप्त आय अर्थात एक्रूड इनकम करके कहेंगे। तो व्यापार में सामान्यतः इस तरह की आय भी हो सकती है जिसके लिए लेखा अवधि में सेवाएं दी जा चुकी है किंतु उसकी प्राप्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई है, और इसी प्रकार की आय को ही हम उपार्जित मतलब कि एक्रूड या तो अर्न्ड इनकम करके कहेंगे। अर्थात वह आय जो अभी प्राप्त नहीं हुई है किंतु आपने अर्जित की है उसी को ही हम उपार्जित या तो अप्राप्त आय करके कहेंगे। तो जो भी आय आपको अभी नहीं मिली है वही है अप्राप्त आय, जो भी कुछ प्राप्त करना बाकी है वही है अप्राप्त आय। तो इस अप्राप्त आय के लिए या तो उपार्जित आय के लिए जो प्रविष्टि होती है समायोजन प्रविष्टि, वह होती है उपार्जित आय खाता डेबिट आय खाते से। तो इस प्रकार की प्रविष्टि होगी, और इस प्रविष्टि के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है कि उपार्जित आय खाता भी एक व्यक्तिगत खाता है। अंतिम खाते बनाते समय उपार्जित आय को हम लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय की राशि में जोड़कर दिखाएंगे, और उपार्जित आय को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखेंगे। और यदि उपार्जित आय की राशि तलपट में ही दी हुई है तो उसे केवल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये उपार्जित आय के बारे में सूचना। तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी उसके बाद और भी एक समायोजन लेते हैं, अनुपार्जित आय, अनअर्न्ड इनकम। तो कुछ आय ऐसी होती है जो हमें पहले से ही प्राप्त हो जाती है, जिसका संबंध इस वर्ष की आय से न होकर अगले व्यापारिक वर्ष से होता है, तथा जिनकी सेवाएं देना बाकी रहती है, ऐसी आय को अनुपार्जित आय कहते हैं। अर्थात ऐसी समस्त आय जो प्राप्त तो हो चुकी है परंतु आपने सेवाएं नहीं दी है, अनुपार्जित आय कहते हैं। समझ में आ गया? अर्थात आपको आपके सेवा देने के पहले ही जो भी इनकम प्राप्त हो जाता है उसी को ही हम अनुपार्जित आय कहते हैं। इसको हम सरल शब्दों में पूर्व प्राप्त आय करके भी बोल सकते हैं, अर्थात पहले से प्राप्त हो गई आय की राशि, इनकम की राशि, तो उसी को हम पूर्व प्राप्त अर्थात अनुपार्जित आय करके कहेंगे। अर्थात सेवाएं देनी बाकी है परंतु आपको पहले से धन प्राप्त हो चुका है। तो जैसे कि अग्रिम प्राप्त कमीशन रहेगा, अग्रिम प्राप्त किराया रहेगा, तो ये क्या है? अनुपार्जित
आय है। अग्रिम प्राप्त आय करके भी इसे हम कह सकते हैं सामान्य शब्दों में। अभी इसके लिए जो प्रविष्टि है वो प्रविष्टि समायोजन प्रविष्टि है आय खाता डेबिट अनुपार्जित आय खाते से। जैसे कि कमीशन है तो कमीशन खाता डेबिट अनुपार्जित कमीशन खाते से ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार की प्रविष्टि होगी। अभी इस अनुपार्जित आय के बारे में अगर समायोजन दिया हुआ है तो उसके लिए क्या क्या हमें सूचनाएं ध्यान में रखनी है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु। तो अनुपार्जित आय एक व्यक्तिगत खाता है। अंतिम खाते बनाते समय अनुपार्जित आय को लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय में से घटाया जाएगा और इस प्रकार की आय चालू वर्ष के संबंधित नहीं होती है, क्योंकि ये आपने अभी सेवाएं नहीं दी है परंतु पहले से ही प्राप्त हो चुकी है और इसी कारण से इसका संबंध चालू वर्ष से नहीं है। अनुपार्जित आय को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में प्रदर्शित किया जाता है और यदि अनुपार्जित आय को तलपट में ही दिया हुआ है तो इसे केवल चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ही दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये अनुपार्जित आय हो चुकी है। अभी उपार्जित एवं अनुपार्जित आय, इसमें भी अंतर देख लेते हैं। तो उपार्जित अनुपार्जित आय में अंतर क्या है? जैसे कि उपार्जित आय को हम चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखेंगे, अनुपार्जित आय को हम चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखेंगे। उपार्जित आय जो है वह लाभ हानि खाते में जोड़कर दिखाई जाएगी संबंधित आय में, और अनुपार्जित आय को लाभ हानि खाते में जो भी संबंधित आय है उसमें से घटाकर दिखाया जाएगा। ये जो उपार्जित आय जो होता है उसकी समायोजन प्रविष्टि में उपार्जित आय का खाता डेबिट किया जाता है, आय खाते से करके हम लिखते हैं। और अनुपार्जित आय के लिए क्या होता है समायोजन प्रविष्टि? आय खाता डेबिट अनुपार्जित आय खाते से ऐसी प्रविष्टि हो जाती है। और ये जो अर्जन है मतलब कि कब कमाया था आपने उसके बारे में, तो उपार्जित आय जो भी आपका निर्धारित वर्ष है उसी वर्ष से संबंधित होती है, उसी वर्ष में आपने अर्जित की है परंतु आपको प्राप्त नहीं हुई है। और अनुपार्जित आय निर्धारित समय के लिए नहीं थी, वो भविष्यकालीन के लिए थी, अर्थात आपने काम करने से पहले ही आपको प्राप्त हो चुकी है। सेवा देने के पहले जो मिला है वो उसे आप अनुपार्जित कहेंगे, और सेवा देने के बावजूद भी अभी तक नहीं मिला है उसको हम उपार्जित कहेंगे। और प्राप्त होना करके उसमें दिया है कि हिसाबी वर्ष में इस आय का प्राप्त होना बाकी रहता है। उपार्जित आय अभी भी प्राप्त नहीं हुई है और अनुपार्जित आय सेवा देने के पहले ही प्राप्त हो चुकी है। तो इस प्रकार से आज हमने 5 समायोजन का अध्ययन किया है। अंतिम स्कंध, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय एवं अनुपार्जित आय। आगे की समायोजन और भी हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो इन 4 समायोजनों पर विशेष ध्यान देना है। अंतिम स्कंध का समायोजन आपको अभी याद हो चुका होगा। तो ये 5 समायोजन हमेशा रिपीट होते हैं किसी भी वित्तीय विवरण बनाने वाले प्रश्न में। तो इसका विशिष्ट अध्ययन करना है और जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताए हैं उसको आपको सही ढंग से समझकर रखना है और अंतर का भी अध्ययन करना है।